तो ये एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो मुझे बहुत बार आता है कि क्वालिटी डिमांड जोन और क्वालिटी सप्लाई जोन को हम कैसे ढूंढें। सो वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू। मैं हूँ सुरजीत काकर और आज है सैटरडे 14 मार्च 2020 और आज हम बात करेंगे इसी टॉपिक के बारे में कि क्वालिटी डिमांड जोन और क्वालिटी सप्लाई जोन को हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले फॉर्मेलिटीज़ कर लेते हैं। तो मेक श्योर आप डिस्क्लोजर ज़रूर पढ़ें, जो रिप्रेजेंटेशन रिस्क डिस्क्लोजर, रिस्क इन्वॉल्व और कॉपीराइट्स के बारे में बात करता है। और इसको रीड करने के बाद अब हम आगे चलते हैं। तो आज जैसे हम बात करेंगे कि क्वालिटी जोन्स क्या होते हैं या क्वालिटी जोन्स हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो अब इस डिमांड एंड सप्लाई मेथडोलॉजी में एक बहुत ही मैकेनिकल वे होता है जिसको हम जो एक स्कोरिंग सिस्टम होता है, और उस स्कोरिंग सिस्टम को हम बूस्टर्स या फिर ऑड एनहांसर्स बोल सकते हैं। अब इस स्कोरिंग सिस्टम से हमें क्या पता लगता है कि किसी जोन का क्वालिटी कैसा है। अब आप अगर ज़्यादातर देखेंगे तो लोग जो डिमांड एंड सप्लाई मेथडोलॉजी फॉलो करते हैं वो सिर्फ क्वालिटी ही एनालाइज करने की कोशिश करते हैं कि उस जोन का क्वालिटी कैसा है। बट मैं अपने सिस्टम में क्या करता हूँ, मैंने इसको दो कैटेगरीज में बाइफिकेट करा हुआ है। एक हो गया क्वालिटी, एक हो गया प्रोबेबिलिटी। तो हम क्या करते हैं, कोई भी जोन जब हम आइडेंटिफाई करते हैं तो बहुत मैकेनिकली रूल्स अप्लाई करके हम उसका क्वालिटी आइडेंटिफाई करते हैं कि उस जोन का क्वालिटी कैसा है। और क्वालिटी का जो मैक्सिमम स्कोर रहता है वो 10 रहता है। तो हमारा एक स्कोरिंग मेथडोलॉजी रहेगा जिसमें हम किन्हीं किन्हीं कंडीशंस की कोई स्कोरिंग देंगे और किसी भी जोन का मैक्सिमम जो स्कोर है वो 10 हो सकता है, 10 से ज़्यादा नहीं हो सकता है। ऐसे ही हमारा प्रोबेबिलिटी का भी स्कोरिंग होता है और प्रोबेबिलिटी का जो मैक्सिमम स्कोर आता है वो आता है स्कोर ऑफ 8। तो बेसिकली हम क्या करते हैं कि किसी भी जोन को उसका क्वालिटी स्कोरिंग और प्रोबेबिलिटी स्कोरिंग आइडेंटिफाई करके तब हम डिसाइड करते हैं कि ये जो जोन है हमको ट्रेड लेना चाहिए या इस जोन पे ट्रेड नहीं लेना चाहिए, या अगर लेना भी है तो उसको मैं थोड़ा कंजर्वेटिवली करना चाहता हूँ या अग्रेसिवली भी ट्रेड कर सकता हूँ। तो स्कोरिंग सिस्टम से हमको वो पता लगता है। तो अब जब हम क्वालिटी फैक्टर की बात करेंगे तो क्वालिटी में ऐसे ही हम 4 कंडीशंस को चेक करते हैं जिसको हम क्वालिटी बूस्टर्स या क्वालिटी ऑड एनहांसर्स बोलते हैं। ऐसे ही जब प्रोबेबिलिटी की बात आती है तो इसमें हम 6 डिफरेंट कंडीशंस को चेक करते हैं जिसको हम प्रोबेबिलिटी बूस्टर्स या प्रोबेबिलिटी ऑड एनहांसर्स बोलते हैं। तो आज मैं क्या करूंगा, मैं आज आपको एग्जांपल दूंगा 2 क्वालिटी बूस्टर के और एक प्रोबेबिलिटी बूस्टर का, ये समझने के लिए कि हम किसी जोन का क्वालिटी एंड प्रोबेबिलिटी कैसे आइडेंटिफाई करते हैं और क्वालिटी और प्रोबेबिलिटी में डिफरेंस क्या है। तो पहले हम बात करते हैं कि जब भी आपने देखा होगा जो मेरे संडे वाले सेशंस होते हैं उसमें मैं जोन्स आइडेंटिफाई करता हूं, तो मैं एक बात बार बार बोलता हूं कि ये जोन ऑलरेडी टेस्टेड है। अगर टेस्टेड है तो जनरली उसका वायलेट होने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, हम उस टेस्टेड को यूज़ नहीं करेंगे। अब उसके पीछे रीज़न क्या है, राइट? तो उस रीज़न को हम पहले लॉजिकली समझते हैं। तो वो हो जाएगा हमारा पहला बूस्टर या पहला ऑड एनहांसर जो हमारे स्कोरिंग सिस्टम में है, कि अगर जोन फ्रेश होता है तो हम उसको सबसे ज़्यादा स्कोर देते हैं, अगर वो जोन टेस्टेड होता है उसकी हम स्कोरिंग कम कर देते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन कितने नंबर ऑफ टेस्ट हैं, कितनी बार कितना डीप प्राइस उस जोन में गया, उसके बेसिस में हम उसकी स्कोरिंग करते हैं। तो अब इसके पीछे का पहले लॉजिक समझते हैं। सो लेट्स अज्यूम प्राइस ऊपर जा रहा है। अगर प्राइस ऊपर जा रहा है तो इसके पीछे ओनली टेक्निकल रीज़न प्राइस ऊपर क्यों जा रहा है, बिकॉज डिमांड ज़्यादा है, राइट? सो डिमांड की वजह से ही प्राइस ऊपर जाता है। अगर इस चीज़ का क्लैरिटी नहीं है तो मैंने बहुत पहले एक सेशन करा था कि डिमांड सप्लाई के पीछे लॉजिक क्या है, और मैंने एक और सेशन करा था कि वाई प्राइसेस दे मूव। तो अभी तक अगर आपने वो सेशंस नहीं देखे तो मेरे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल हैं, आप उन सेशंस को देखिए। उससे आपको अंडरस्टैंडिंग आएगा कि हमेशा डिमांड की वजह से ही प्राइस ऊपर क्यों मूव करता है। तो अभी क्या हुआ, अगर प्राइस ऊपर जा रहा है तो हमको मालूम है डिमांड है जिसकी वजह से प्राइस ऊपर जा रहा है। बट देन व्हाट हैपेंस, ऑल ऑफ अ सडन जो प्राइस है वो ऊपर जाना रुक जाता है और अब एक रेंज में ट्रेड हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ठीक है, पहले ज़्यादा डिमांड था जिसकी वजह से प्राइस ऊपर जा रहा था, बट अब हमारे पास उस डिमांड को काउंटर करने के लिए सप्लाई भी है जिसकी वजह से प्राइस ने अब ऊपर जाना रुक गया और एक रेंज में ट्रेड हो रहा है। अब ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम क्या होगा कि ये जो रेंज होगा इसमें या तो पूरा का पूरा डिमांड अब्जॉर्ब हो जाएगा, सप्लाई ज़्यादा रहेगा जिसकी वजह से प्राइस नीचे जाएगा, इसको हम रैली बेस्ड ड्रॉप बोलते हैं। या क्या हो सकता है कि सारा का सारा सप्लाई अब्जॉर्ब हो जाएगा, स्टिल हमारे पास मोर डिमांड रहेगा जिसकी वजह से प्राइस ऊपर जा सकता है, इसको हम रैली बेस्ड रैली बोलते हैं। तो लेट्स इमेजिन, हम अज्यूम कर लेते हैं कि जब ये बेसिंग हो रहा था इस टाइम पे, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, गिव मी अ सेकेंड। तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि इस टाइम पे कोई इस रेंज में 20 लाख शेयर खरीदना चाहता था, ठीक है? तो कोई 20 लाख शेयर खरीदना चाहता है, वो उसकी डिमांड है।
और जो लोग बेच रहे हैं मे बी यहाँ पे जो हमारी सेलिंग क्वांटिटी थी वो थी 10 लाख शेयर की, राइट, 10 lakhs। तो ये थी बाय क्वांटिटी, ये थी सेल क्वांटिटी जो इसमें ट्रेड हो रही थी। जैसे मैंने बोला ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्या होगा कि ये जो ऑर्डर्स हैं ये फिल होने शुरू हो जाएंगे उस रेंज में। तो जैसे ही ये सारे के सारे सेल ऑर्डर्स फिल हो जाते हैं हमारे पास तब भी बैलेंस 10 लाख बाय ऑर्डर्स बचेंगे, मतलब अभी भी और डिमांड है। और बिकॉज इस रेंज में जितने लोग बेचना चाहते थे उन्होंने वो सारा का सारा माल बेच दिया। अब नेक्स्ट सेलर कहाँ पे होगा? नेक्स्ट सेलर हमेशा एक्सपेंसिव प्राइस पे होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, प्राइस फिर ऊपर जाना स्टार्ट कर देगा। वाई? बिकॉज डिमांड ज़्यादा थी, डिमांड की वजह से हमेशा प्राइस ऊपर जाता है। तो अब हम इस अजम्पशन को अगर सोचें कि यहाँ पे ठीक है कुछ ऑर्डर्स थे, उसमें से थोड़े से ऑर्डर्स फिल हुए, थोड़े से ऑर्डर्स अभी भी होंगे, तो नेक्स्ट जब प्राइस इस जोन में वापस आएगा तो ये जो हमारे बैलेंस 10 लाख ऑर्डर्स थे ये फिल होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो नेक्स्ट टाइम क्या हो सकता है, प्राइस यहाँ पे आया, अगेन 10 लाख बाय ऑर्डर्स थे, 5 लाख सेल ऑर्डर्स थे, तो ये बाय ऑर्डर्स हो गए, ये सेल ऑर्डर्स हो गए, तो फिर आपके पास अभी भी 5 लाख बाय ऑर्डर्स बचे और उस डिमांड की वजह से फिर प्राइस ऊपर गया। अब नेक्स्ट टाइम प्राइस यहाँ पे आएगा, लेट्स इमेजिन अब 5 लाख तो वो बाय ऑर्डर्स थे ही, बट अब मे बी जो सेल कर रहा है, अब हमारे पास इस रेंज में 7 लाख सेल ऑर्डर्स हैं, तो अब क्या होगा, हमारे पास 2 लाख सेल ऑर्डर्स हो जाएंगे, मतलब सप्लाई ज़्यादा हो जाएगा जिसकी वजह से प्राइस नीचे जाएगा। तो अब आप इस एग्जाम्पल से क्या समझ सकते हैं कि जितनी ज़्यादा बार प्राइस जोन में वापस आता है उतने हमारे ऑर्डर्स जो है वो फिल होना स्टार्ट हो जाते हैं, मतलब वो जो पेंडिंग ऑर्डर्स की प्रोबेबिलिटी है वो और कम और कम और कम होना शुरू हो जाती है। और अगर वो पेंडिंग ऑर्डर्स कम होते जाएंगे तो उस जोन का क्वालिटी बढ़ नहीं रहा है, उस जोन का क्वालिटी कम हो रहा है, बिकॉज जो पहले वहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर्स हो सकते थे अब वो पेंडिंग ऑर्डर्स का होने का चांसेस बहुत कम है, राइट। तो इसलिए इसको हम एज अ बूस्टर या एज अ ऑड एनहांसर यूज़ करते हैं कि अगर जोन फ्रेश है वहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर्स हो सकते हैं, और बिकॉज वहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर्स हो सकते हैं वो उसका एक क्वालिटी के बारे में बताता है कि ये क्वालिटी जोन हो सकता है, बिकॉज अभी तक प्राइस वापस नहीं आया, यहाँ पे हमारे पास पेंडिंग ऑर्डर्स हो सकते हैं। तो ये तो एग्जाम्पल हुआ हमारा पहला बूस्टर का जिसको हम बोलते हैं फ्रेशनेस। इन फैक्ट लेट मी डू दिस, इसको पूरा ही इरेज कर देते हैं, इन फैक्ट लेट्स इरेज एवरीथिंग। तो ये तो हो गया हमारा पहला बूस्टर जिसमें हमने बात करी फ्रेशनेस की। अब सेकेंड हम बात करेंगे वो होता है टाइम एट द जोन, जिसको हम टाइम बोलते हैं। तो अब इस केस में क्या है, लेट्स इमेजिन प्राइस ऊपर गया, उसके बाद प्राइस इस जोन में ट्रेड हो रहा था और उसके बाद फिर से प्राइस ऊपर गया। तो अब इस जोन में मेरे पास कितने कैंडल्स हैं? इस जोन में मेरे पास सिर्फ 2 कैंडल्स हैं। बट अब आप सोचें यहाँ पे प्राइस एक्शन जो हो रहा था, जैसे मैंने बोला कि हो सकता है कोई 10 लाख शेयर खरीदना चाहता था और कोई सिर्फ 5 लाख शेयर इस रेंज में बेचना चाहता था। तो अगर कोई इतना ह्यूज क्वांटिटी खरीदना चाह रहा है तो जो ऑपोजिट साइड होगी वो बहुत जल्दी अब्जॉर्ब हो जानी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसको अब्जॉर्ब होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगे। वाई? बिकॉज रीज़न क्या है, अगर कोई पहले ही विलिंग है उस रेंज में इतना क्वांटिटी खरीदने के लिए तो अपोजिंग साइड इमीडिएटली अब्जॉर्ब हो सकती है। तो इसलिए जब हम देखते हैं कि जोन में प्राइस ने बहुत कम टाइम स्पेंड करा, दैट टेल्स अस कि हाँ यहाँ पे बहुत सारे ऑर्डर्स बहुत फास्ट फिल हुए जिसकी वजह से प्राइस ने वहाँ पे बहुत कम टाइम स्पेंड करा। अगर प्राइस किसी जोन में बहुत ज़्यादा जब जोन फॉर्म हुआ वहाँ पे नंबर ऑफ कैंडल्स हमारी बहुत सारी हैं, समथिंग लाइक दिस, तो अब ये मुझे क्या बता रहा है कि मे बी यहाँ पे हमारे बहुत सारे ऑर्डर्स नहीं थे, बिकॉज अगर बहुत सारे ऑर्डर्स होते तो वो इमीडिएटली फिल हो सकते थे, उसको इतना टाइम नहीं लगना चाहिए था। तो ये है हमारा टाइम का लॉजिक कि जो हमारा बूस्टर है जिसको हम टाइम एट द जोन बोलते हैं, या जो ऑड एनहांसर है जिसको हम टाइम एट द जोन बोलते हैं। सो अगेन इसको अगर आप समझेंगे तो ये क्या बता रहा है, जोन का क्वालिटी। बिकॉज प्राइस ने वहाँ पे ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करा तो मतलब ऑपोजिट साइड के ऑर्डर्स जो हैं वो बहुत जल्दी अब्जॉर्ब हो गए, जिसकी वजह से वो मुझे बता रहा है कि हो सकता है यहाँ पे बहुत सारे अभी भी पेंडिंग ऑर्डर्स हो सकते हैं और ये क्वालिटी जोन हो सकता है। तो पहले जो 2 हमने बूस्टर्स की बात करी या ऑड एनहांसर्स की बात करी, वन इज़ फ्रेशनेस। अगर जोन फ्रेश है, पेंडिंग ऑर्डर्स हो सकते हैं, वो उसकी क्वालिटी है जोन की। अगर वहाँ पे प्राइस ने बहुत कम टाइम स्पेंड करा तो मतलब कि यहाँ पे जो ऑर्डर्स थे बहुत जल्दी अब्जॉर्ब हुए ऑपोजिट साइड के, तो हो सकता है कि यहाँ पे बहुत बड़े ऑर्डर्स थे, एंड विच मीन्स कि मे बी यहाँ पे बिग बॉयज़ पार्टिसिपेट कर रहे थे और वो जोन को मुझे यूज़ करना चाहिए। इसलिए जब टाइम कम स्पेंड होगा हम उसको हायर स्कोर देंगे, अगर वहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड हो रहा है हम उसका स्कोर लोअर कर देंगे। सो कैन यू सी एवरीथिंग इज़ मैकेनिकल, बहुत रूल बेस्ड है, लॉजिकल है, ऐसा नहीं है रैंडमली हम कुछ भी स्कोरिंग दे रहे हैं। अब ये तो 2 एग्जाम्पल हो गए, जैसे मैंने बोला मैं आपको क्वालिटी
बूस्टर या क्वालिटी ऑड एनहांसर का एग्जांपल दूंगा, जो कि फ्रेशनेस हो गया और टाइम एट द लेवल हो गया। अब तीसरा जो मैं एग्जांपल आपको दे रहा हूँ वो मैं आपको एक प्रोबेबिलिटी बूस्टर का एग्जांपल दे रहा हूँ। तो अब प्रोबेबिलिटी बूस्टर में सी क्या हो सकता है, मे बी मेरे पास एक ये जोन है, लेट्स अज्यूम ये 15 मिनट्स पे डिमांड जोन है, राइट। एंड जब मैं 60 मिनट्स पे भी देखता हूँ, सो लेट्स अज्यूम 60 मिनट्स पे कुछ ऐसा था, ड्रॉप, बेस एंड अ रैली। और ये जो 60 मिनट्स का चार्ट है, जब मैं 15 मिनट्स पे देखता हूँ तो मेरे को दिखता है कि इसी 60 मिनट्स के अंदर मेरे पास एक 15 मिनट्स का जोन है। तो अब क्या हो रहा है, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, द बिगर द टाइम फ्रेम द हायर द वेटेज। तो छोटे टाइम फ्रेम को आप कंसिडर कर सकते हैं मे बी एज अ किड, और बड़े टाइम फ्रेम को आप कंसिडर कर सकते हैं मे बी एज एन अडल्ट। अब इसके पीछे अगर आप पहले लॉजिक समझे, अगर यहाँ पे 2 कैंडल्स फॉर्म हुई, तो 2 कैंडल्स का मतलब कि 30 मिनट्स के लिए प्राइस इस रेंज में ट्रेड हो रहा था, राइट। तो 30 मिनट्स के लिए अगर ट्रेड हो रहा था, तो 30 मिनट्स में जो नंबर ऑफ ऑर्डर्स एग्जीक्यूट होंगे वर्सेस अगर यहाँ पे आप देखें मेरे 60 मिनट्स में 2 कैंडल्स थी, मतलब कि 2 घंटे, तो 2 घंटे में जितने ऑर्डर्स एग्जीक्यूट होंगे वर्सेस 30 मिनट्स में जो ऑर्डर्स एग्जीक्यूट होंगे, इसका क्वांटिटी हमेशा ज़्यादा बड़ा हो सकता है, राइट। सो विच इज़ टेलिंग मी कि हाँ, यहाँ पे हो सकता है बहुत बड़े क्वांटिटी का ट्रेडिंग हो रहा था। एंड बिकॉज इस एरिया के अंदर ही मेरा 15 मिनट जोन है, तो अब इस केस में क्या हो रहा है कि मेरे 15 मिनट जोन, जिसको मैं किड बोल सकता हूँ, उसको एक अडल्ट का सपोर्ट मिल रहा है। तो इन अ वे इसकी कोई क्वालिटी ऐड नहीं हो रही, बट आपको किसी और फैक्टर की वजह से उसमें थोड़ा सा पॉजिटिव फैक्टर मिल रहा है। जैसे मैंने बोला, उस किट को अब अडल्ट सपोर्ट कर रहा है, तो ये क्या हो गया, ये एक प्रोबेबिलिटी फैक्टर हो गया कि एक जोन को एक बड़ा जोन जो है वो सपोर्ट कर रहा है, एंड दैट इज व्हाट वी कॉल एज कोइंसाइडिंग लेवल, कि मेरा जो ये लेवल था वो एक बड़े टाइम फ्रेम के अंदर था, जिससे हम कोइंसाइडिंग लेवल बोल सकते हैं। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये इस जोन की क्वालिटी के बारे में बात नहीं कर रहा, उस बड़े टाइम फ्रेम का सपोर्ट होने की वजह से सिर्फ उसका प्रोबेबिलिटी बढ़ा रहा है। तो ऐसे ही जैसे मैं आपको बता रहा था, हमारे क्वालिटी में हम 4 डिफरेंट कंडीशंस को चेक करते हैं, प्रोबेबिलिटी में हम 6 डिफरेंट कंडीशंस को चेक करते हैं, और हमारे स्कोरिंग के हिसाब से इसको हम, जैसे बताया, मैक्सिमम स्कोर 10 आउट ऑफ 10 हो सकता है, यहाँ पे मैक्सिमम स्कोर 8 आउट ऑफ 8 हो सकता है। तो ये स्कोरिंग करने के बाद हम क्या करते हैं कि इसको तीन डिफरेंट कैटेगरीज में हम डिवाइड करते हैं, या तो हाई क्वालिटी जोन है, या तो मीडियम क्वालिटी जोन है, या फिर लो क्वालिटी जोन है। ऐसे ही जब हम प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं, हम उसको 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, जिसको हम बोलते हैं या तो हाई प्रोबेबिलिटी या फिर लो प्रोबेबिलिटी। ना आगे बढ़ने से पहले हाँ, एक चीज़ मैं ज़रूर ऐड करूँगा कि ये जो सेशंस होते हैं इसका कोई टाइम फिक्स नहीं रहता। जब भी मेरे पास टाइम होता है, अवेलेबल होता हूँ, मैं ये सेशंस लेता हूँ। और ये जो टॉपिक्स हैं, जो लोग मेरे को इसमें कमेंट सेक्शन में अपने टॉपिक्स के लिए रिक्वेस्ट करते हैं, वो टॉपिक्स मैं नोट डाउन करके धीरे धीरे करके मैं वो टॉपिक्स ले रहा हूँ। तो अगर आप चाहते हैं मैं कोई स्पेसिफिक टॉपिक लूँ, उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। और बिकॉज जैसे मैंने बोला, इन जोन्स का इन सेशंस का कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं होता, तो आपको पता कैसे लगेगा ये सेशन कब हो रहा है। उसके लिए मेरे चैनल पे सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को हिट करके ऑप्शन रहता है ऑल नोटिफिकेशंस का, उसको सिलेक्ट करिए। तो सेशन स्टार्ट होने से 10 से 15 मिनट पहले मैं काउंटडाउन टाइमर स्टार्ट कर देता हूँ, आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा कि लाइव सेशन स्टार्ट होने वाला है। अगर आप लाइव ज्वाइन कर सकते हैं तो आप 10-15 मिनट में, जितनी देर में भी सेशन स्टार्ट होने वाला है, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप लाइव ज्वाइन नहीं कर सकते, एटलीस्ट आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, बाद में आप उसकी रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। एंड हाँ, अगर ये सेशंस आपको अच्छे लग रहे हों तो लाइक बटन को ज़रूर हिट करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए, ठीक है। तो अब जैसे मैंने बोला, हम क्या करते हैं, इसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, इसको 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। आई एम प्रिटी श्योर अब जो लोग डिमांड सप्लाई मेथडोलॉजी यूज़ करते हैं, बहुत बार आपने क्या देखा होगा कि बहुत ही हाई क्वालिटी जोन होता है, आप वहाँ पे ट्रेड प्लान करते हैं, बट प्राइस उसमें से ऐसे जाता है जैसे वो जोन कभी एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा था, राइट। उसका रीज़न क्या हो सकता है कि मे बी जोन का क्वालिटी हाई है बट प्रोबेबिलिटी बहुत लो है। सिमिलरली कभी कभी क्या होता है कि बहुत ही अगली लुकिंग जोन होता है, जिसको अदरवाइज हम शायद ट्रेड भी ना करें, बट वहाँ से हमको बहुत अच्छा मूव मिल जाता है। उसका रीज़न क्या है कि मे बी उस जोन का क्वालिटी लो था बट उसका प्रोबेबिलिटी हाई था। सो इसीलिए पहला चीज़ मैंने क्या करा कि जो जोन्स हैं उनको 2 कैटेगरीज में डिवाइड करा, ताकि हम उसका क्वालिटी एंड प्रोबेबिलिटी समझ सकें। अब इस केस में क्या होगा, हाई क्वालिटी है, लो प्रोबेबिलिटी है, मे बी मैं शायद उसको ट्रेड ना करूं, या मे बी मैं उसको थोड़ा सा और कंजर्वेटिव होकर ट्रेड करूं। और अगर ऑपोजिट भी हो सकता है कि क्वालिटी लो है मगर प्रोबेबिलिटी हाई है, तो भी इंस्टेड ऑफ स्किपिंग दैट ट्रेड, मे बी मैं उसको थोड़ा सा कंफर्मेशन ट्रेड लेके या और सेफर वे में उसको मैं ट्रेड कर सकता हूँ। सो दिस इज़ हाउ वी डू इट। वी लुक एट दी जोन्स
दो डिफरेंट एस्पेक्ट्स में कि उसका क्वालिटी कैसा है, उसका प्रोबेबिलिटी कैसा है, और इन दोनों फैक्टर्स को यूज़ करते हुए फिर हम डिसाइड करते हैं कौन सा जोन यूज़ करना है, कौन सा जोन यूज़ नहीं करना। अब इसमें भी कहीं कहीं एक्सेप्शंस आती हैं, बट जैसे मैंने बोला कि सारी की सारी चीज़ें जो है बहुत मैकेनिकल हैं, बहुत रूल बेस्ड हैं। और इट्स नॉट जस्ट दिस, ये भी जैसे मैंने बताया हमारे बूस्टर्स होते हैं, इनको भी अप्लाई करने से पहले भी हमारे बहुत सारी कंडीशंस होती हैं जो हमको चेक करनी पड़ती हैं। सो दैट इज़ हाउ द प्रोसेस बिकम्स बहुत मैकेनिकल, बहुत रूल बेस्ड। एंड हाँ, ऐसे अगर आपको ये आपने मेथडोलॉजी सीखा हुआ है तो आप उसको बहुत मैकेनिकली अप्लाई करके आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा जोन क्वालिटी है, कौन सा जोन क्वालिटी नहीं है। मैंने आपको 2-3 एग्जांपल्स दिए, बट जैसे मैंने बताया ऐसे टोटालिटी में हम 10 कंडीशंस चेक करते हैं। अभी हमने सिर्फ 3 कंडीशंस की बात करी। तो सेशन एंड करने से पहले देखते हैं हमारे पास Q&A टैब में क्या है। गिव मी अ मिनट, मैं ज़रा Q&A टैब अपना स्क्रीन पे ले आऊँ, बिकॉज मेरे इस स्क्रीन पे Q&A टैब नहीं था। विद इन कैंडल फैमिली विच कैंडल इज़ बोरिंग कैंडल? सो सौरभ, अगर हम बोरिंग कैंडल की बात करेंगे तो जनरली जिस कैंडल का, अगर हम मैथमेटिकल रूल की बात करें तो उसका मैथमेटिकल रूल क्या है कि जब भी, इनफैक्ट लेट मी डू दिस, लेट्स गो टू लाइव अगेन। तो जब भी कोई कैंडल होता है जिसका जो बॉडी है, राइट, वो कंप्लीट कैंडल रेंज से 50% या उससे छोटा होता है। जैसे अगर आप देखेंगे तो ये तो हो गया मेरा कैंडल का रेंज, ये हो गया कैंडल का हाई, ये हो गया कैंडल का लो। अब आप इस बॉडी को देखेंगे, जो बॉडी है ये मेरे कंप्लीट कैंडल रेंज के, अब अज्यूम कर लेते हैं इसको और थोड़ा सा इजी करने के लिए। लेट्स इमेजिन ये 100 रुपीज़ था, और लेट्स इमेजिन ये था 106 रुपीज़, लेट्स इमेजिन ये था 102, एंड लेट्स इमेजिन ये था 103। तो अब मेरा जो कंप्लीट कैंडल का रेंज है वो 6 रुपीज़ है, मेरा जो बॉडी का रेंज है वो 1 रुपी है। तो 6 रुपीज़ का 50% क्या हुआ? 3 रुपीज़। तो अगर कोई भी बॉडी 3 या 3 से छोटा होगा, 50% से छोटा होगा, उसको हम बोरिंग कैंडल बोलेंगे थे। तो इसका मैथमेटिकली अगर आप फॉर्मूला की बात करेंगे तो एनीथिंग विच इज़ 50% या लेस देन 50% उसको हम बोरिंग कैंडल कंसिडर करते हैं। दैट आंसर्स दिस क्वेरी। प्राइस जब किसी जोन में रिटर्न करता है, मैं एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ, जब उस जोन के पास ट्रेंड लाइन ब्रेक होता है तो मैं ट्रेड लेता हूँ। आप इस स्ट्रैटेजी के बारे में क्या सोचते हैं? सी अगेन, पहला चीज़, मैंने कभी ट्रेंड लाइन के साथ इसको यूज़ नहीं करा, तो अनलेस एंड अनटिल मैं उसका एक बिग इनफ सैम्पल साइज लेके बैक टेस्टिंग करूँगा, नॉट बी एबल टू कमेंट अपॉन इट। बट अगर मैं खुद की बात करूँ तो यू विल नेवर सी मी यूजिंग कोई ट्रेंड लाइन्स, कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस, कोई कन्वेंशनल टेक्निकल एनालिसिस। प्योरली बेस्ड ऑन डिमांड एंड सप्लाई ही मैं ट्रेड करता हूँ। एंड जैसे मैंने बोला, वो बैक टेस्टिंग करके ही पता लगेगा कि वो कितना सक्सेसफुल हो रहा है। हाँ, मे बी उसको आप एज अ सपोर्ट टूल यूज़ कर सकते हैं, बट डिसीजन मेकिंग टूल जो है आपका डिमांड सप्लाई। अगर आपको मेथडोलॉजी आता है तो डिसीजन मेकिंग डिमांड सप्लाई होना चाहिए। जैसे मैंने बोला कि प्रोबेबिलिटी के लिए हम कुछ ऐड कर सकते हैं, जैसे अभी मैंने बात करा क्वालिटी बूस्टर्स होते हैं, प्रोबेबिलिटी बूस्टर होते हैं। तो मे बी वो जो ट्रेंड लाइन है वो आप थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी इंक्रीज करने के लिए ऐड कर सकते हैं। बट येस, आपको बिग इनफ सैम्पल साइज यूज़ करके ही देखना पड़ेगा कि वो आपके लिए वर्क कर रहा है या वर्क नहीं कर रहा है। Sujit, I visited your website. I'm interested in your course. I have 2 queries. Firstly, what is the difference between the two of your courses, POS, PS Plus, and will you teach us through webinars? Paramjeet Singh, right. So the difference between the two, POS की अगर हम बात करेंगे, POS is purely theory. तो जिन लोगों को पहले ही काफ़ी अच्छा ट्रेडिंग एक्सपीरियंस होता है एंड उन्हें लगता है कि थ्योरी सीखने के बाद प्रैक्टिकली मैं अपने आप अप्लाई कर सकता हूँ, सो दोज आर द पीपल हु गो फॉर POS। उसमें आपको कोई प्रैक्टिकल सेशंस नहीं मिलेंगे। और POS प्लस में आपको थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल सेशंस भी मिलेंगे जो हफ्ते में 3 बार रहते हैं। सो दैट इज़ द डिफरेंस। POS इज़ जस्ट थ्योरी, POS प्लस इज़ थ्योरी अलॉन्ग विद द प्रैक्टिकल सेशंस। एंड ये जो सेशंस रहते हैं सारे के सारे ऑनलाइन रहते हैं, थ्रू वेबिनार्स ही रहते हैं। बट जो थ्योरी है वो प्री रिकॉर्डेड रहेगी, तो जब भी आप रजिस्टर करेंगे इमीडिएटली आपको थ्योरी का एक्सेस मिल जाता है। एंड अभी रिसेंटली मैंने एक सेशन भी करा था जिसमें मैंने एक्सप्लेन करा था हमारे कोर्सेज़ क्या क्या हैं। आप वाला वीडियो देख सकते हैं, उसमें सारे कोर्सेज, सारे प्रोडक्ट्स जो हैं वो एक्सप्लेन्ड हैं। कन्फर्मेशन ट्रेड मीन्स, सो कन्फर्मेशन ट्रेड से हर एक की स्ट्रैटेजी के हिसाब से कन्फर्मेशन ट्रेड अलग अलग हो सकता है। अब हम अपनी स्ट्रैटेजी में क्या करते हैं कि अगर प्राइस डिमांड में आता है या सप्लाई में आता है तो हम कुछ बुलिश कैंडल फॉर्म डिमांड में या बेरिश कैंडल सप्लाई में फॉर्म होने की वेट करते हैं, जो हमारे लिए कन्फर्मेशन रहता है। अब किसी और के लिए कन्फर्मेशन मे बी मूविंग एवरेजेस का क्रॉसओवर हो सकता है, राइट। किसी और के लिए कन्फर्मेशन मे बी कोई ब्रेकआउट हो सकता है। सो डिफरेंट पीपल डिफरेंट वेज जैसे वो कंफर्म करना चाहें। बट हम जो यूज़ करते हैं डिमांड में बुलिश कैंडल, सप्लाई में बेरिश कैंडल,
उसके भी हमारे रूल्स हैं, वो यूज़ करके हम कंफर्मेशन ट्रेड लेते हैं। सर आपका निफ्टी व्यू हम कैसे बनाए डिमांड सप्लाई रिगार्डिंग? सो पंकज, आई डू अ सेशन हर संडे को जिसमें मैं मेजर मार्केट्स को कवर करता हूँ, निफ्टी, बैंक निफ्टी, सिल्वर, गोल्ड, क्रूड ऑयल। एंड ये जो सेशंस है मैं ऑलमोस्ट आई गेस 1 साल से ज़्यादा हो गया एवरी संडे में सेशंस लेता हूँ। उनकी रिकॉर्डिंग्स भी अवेलेबल हैं, तो आप संडे वाला सेशन लाइव ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें आई आइडेंटिफाई कि की डिमांड एंड सप्लाई एरियाज़ कहाँ पे है। दैट सेशन कैन डेफिनेटली हेल्प यू। बोरिंग कैंडल का एक्चुअल मीनिंग प्लीज़ एक्सप्लेन। हाँ, तो भी मैंने एक्सप्लेन करा। तो वैसे हम बोरिंग कैंडल आइडेंटिफाई करते हैं। तो बोरिंग कैंडल इनिशियली जब आप डिमांड सप्लाई मेथडोलॉजी सीख रहे हैं, जोन्स कैसे आइडेंटिफाई करने हैं, उसमें आपको हेल्प कर सकता है। सो दैट्स अ स्टार्टिंग टूल विच कैन हेल्प यू लर्न कि डिमांड एंड सप्लाई जोन्स कहाँ पे हैं। सो दैट इज़ वेयर इट हेल्प्स यू। Okay, so how do I know trend and follow demand and supply principle? Example, I mean sometimes high time has an uptrend candle, shows supply zone. See, the first thing, Zaman, when it comes to demand and supply, हम trend को बहुत ज़्यादा importance नहीं देते हैं. Why? Because अगर आप trend की बात करें, what is trend? Trend is basically movement of price between demand and supply areas. तो trend को हम बहुत ज़्यादा importance नहीं देते हैं, but yes, trend को हम अपने definitely जो स्कोरिंग सिस्टम है उसमें उसकी एक अपनी जगह है, उसको उसका खुद का वेटेज मिला हुआ है। बट ऐसा नहीं है कि हम हमेशा ट्रेंड के साथ ही ट्रेड करते हैं, हम ट्रेंड के साथ भी कर सकते हैं, ट्रेंड के अगेंस्ट भी कर सकते हैं। तो विल हैव टू सी कि पूरा का पूरा आपका ट्रेड प्लान क्या है, उसके बेसिस पे यू कैन इनकॉर्पोरेट इनटू इट। बट यस, मैंने अपने ट्रेड प्लान में जो डिमांड एंड सप्लाई रिलेटेड है उसको जितना वेटेज देना चाहिए, कब ट्रेंड के साथ ट्रेड कर सकते हैं, कब ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड कर सकते हैं, एवरीथिंग हैज़ बीन इंक्लूडेड। Alright, so that brings us to the end of today's session. Thank you so much for joining in. I will again be seeing you very, very soon. And yes, till then, trade safe. Enjoy your weekend. Bye-bye.